नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगी में। पिछले लेक्चर में हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल और किस तरह से कंपनी ने अपने आप को बंगाल में एक पॉलिटिकल पावर की तरह एस्टेब्लिश किया, हमने उसे पढ़ा। इस वीडियो में हम सेम टॉपिक पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जो पीटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, which of the following were included under the provision of Queen Elizabeth I Charter of 1600 granted to EIC? Monopoly of trade from England to East, carry out bullion out of the country, secret mandate to carry conquest colonization. How many of the these are correct? तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, और जो तीसरा ऑप्शन है सीक्रेट मैंडेट टू कैरी कॉन्क्वेस्ट कॉलोनाइजेशन, ये ऑप्शन गलत है। क्वीन एलिजाबेथ वन की तरफ से चार्टर दिया गया, उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था कंपनी को कि आप जाके फॉरेन लैंड में टेरिटरीज एक्वायर कर सकते हैं। ये हमें बाद में देखने को मिलता है, खासकर ओलिवर क्रॉमवेल के चार्टर में और आगे चलकर जॉन चाइल्ड के पॉलिसी में, जो बॉम्बे के गवर्नर होते हैं, उस टाइम से हमें ये पॉलिसीज देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। Under whose reign it was proposed for undertaking transoceanic voyage from England to Asia through the northwestern Arctic route? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसका सही आंसर है हेनरी एट, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी जेम्स वन, चार्ल्स वन, ओलिवर क्रॉमवेल, इनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि इनका क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। उसे आप सभी जरूर नोट डाउन करते हुए चले। यहाँ पे हेनरी एट का नाम याद रखना जरूरी है, और रूट का भी इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। ये वो रूट नहीं था जो वास्को डिगामा के केप ऑफ गुड होप से आता हुआ रूट था, बल्कि नॉर्दर्न आर्टिक रूट था। In which of the following places the English EIC started its trading activity first? सबसे पहला अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज कंपनी अपना स्टार्ट कहाँ करती है? आगरा, सूरत, हुगली या मसूलीपट्टनम? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है डी। अब आप सभी को लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा सूरत। देखिए, सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया, लेकिन कंपनी को ट्रेडिंग एक्टिविटीज या किसी भी प्रकार से फैक्ट्री खोलने का अधिकार कंपनी को पहले नहीं मिलता है। 1609 में जब हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आते हैं तो उन्हें यहाँ पे परमिशन नहीं मिल पाता है और वो रिटर्न कर जाते हैं। बाद में 1613 से कंपनी को प्रिविलेजेस मिलना स्टार्ट होता है, और फिर जब 1615 में थॉमस रो जब कोर्ट में आते हैं तब वहां से एक्चुअल कंपनी का स्टार्ट होता है। लेकिन तब तक कंपनी ने ईस्टर्न कोस्ट में मसूलीपट्टनम में अपना ट्रेडिंग राइट अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो यही आगे चलकर गोलकोंडा के फरमान के साथ में डेवलप करता है। पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले ट्रेडिंग एक्टिविटी इन सभी जगह पे कहाँ स्टार्ट होता है, तो वो होता है मसूलीपट्टनम। With reference to Indian history, the term dastak would be defined as bills of exchange, trading privileges, permit, grant of जमींदारी right, permitting the use of royal mint। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दस्तक का मतलब है ट्रेडिंग प्रिविलेज। बेसिकली फारूक के द्वारा, एम्परर फारूक के द्वारा इसे ग्रांट किया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार के लिए, जो भी कंपनी के जो व्यापार होते थे, ये एक सपोज करिए एक डॉक्यूमेंट है, और जब भी किसी भी अगर टोल या ट्रांजिट पर अगर उस डॉक्यूमेंट को अगर दिखाएंगे तो इन्हें किसी भी प्रकार का कोई ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड के लिए वैलिड था, ना कि उनके प्राइवेट सर्वेंट्स के। तो याद रखिएगा, दस्तक एक प्रकार का परमिट है। Which of the following was were not the part of Treaty of Whitehall, Bombay to be given to Charles II, granting English EIC perpetual right to trade in East, mutual defense pact between English and Portuguese against Dutch? सही आंसर को सिलेक्ट करना है।
तो सबसे पहला तो आप सभी ये जानिए कि ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल क्या, जब 1668 में जब पोर्चुगीज ने चार्ल्स टू के साथ अपनी क्वीन या अपनी प्रिंसेस कैथरीन का जब मैरिज जो सेरेमनी होता है और उसके तहत बॉम्बे जो चार्ल्स टू को दिया गया, इसमें इसके पीछे एक ट्रीटी होता है और ये ट्रीटी था व्हाइट हॉल में। व्हाइट हॉल एक जगह है इंग्लैंड में जहाँ पे ये ट्रीटी कंडक्ट होता है और इसलिए उस ट्रीटी का नाम हो जाता है ट्रीटी ऑफ व्हाइट हॉल के नाम से। और इसमें कई सारे फीचर्स होते हैं। एक तो हम पढ़ते हुए आते हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्चुगीज से जो उन्हें चार्ल्स टू को मिला था बॉम्बे को एज अ टाउरी के फॉर्म में एक्सेप्ट किया उन्होंने, और फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 पाउंड पर एनम के एनुअल रेंट पे वो चार्ल्स टू से उसे लीज पर लेते हैं। इस ट्रीटी के कई सारे सीक्रेट प्रोविजन भी थे, जैसे कि पोर्चुगीज इस टाइम तक इंडिया में डिक्लाइन कर चुके थे। बहुत ही लिमिटेड वेस्टर्न कोस्ट में जैसे गोवा में और दमन एंड दीव में ही उनका प्रेजेंस रह गया था और अब वो ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में रहते थे। और उस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज था ब्रिटिश के लिए भी और पोर्चुगीज के लिए वो थे डच। तो एक म्यूचुअल पैक्ट बनता है ब्रिटिश और पोर्चुगीज के बीच में, और ब्रिटिश का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो पोर्चुगीज सेटलमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द डच इन्वेजन। इसे जरूर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड पॉइंट था वो किसी भी, जो सेकंड पॉइंट था जिसमें ये कहा गया कि किसी भी प्रकार का मोनोपोली दिया गया था, तो मोनोपोली नहीं दिया गया था। ये सबसे पहले मोनोपोली जेम्स वन के चार्टर के तहत मिलता है जो कि परपेचुअल होता है। Which of the following personalities arrived in the court of Jahangir as ambassador of King James I? तो इसका सभी आप बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर थॉमस रो, जो जेम्स वन के एम्बेसडर होते हैं और जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। भले ही कमर्शियल ट्रीटी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लेकिन कंपनी को कई सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं और आगरा, अहमदाबाद और ब्रॉच में वो अपने फैक्ट्रीज को खोल पाते हैं। बाकी सभी डिटेल्स को भी पढ़िए। Arrange the following historical event in their chronological sequence of occurrence. Bombay becoming the headquarter of Western Presidency. Issue of Golden from Farman to English EIC. English EIC setting up factory in Bengal. English EIC setting up factory in Odisha. तो अगर आपको याद हो, सबसे पहला कंपनी को फरमान मिलता है गोल्डन फरमान सुल्तान ऑफ गोलकोंडा 1632 में। इसके बाद से कंपनी पहुंचती है उड़ीसा के कोस्ट पर, जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट के तरफ में कहते हैं। फिर कंपनी जाती है बंगाल की तरफ और फिर 1668 में कंपनी को मिलता है बॉम्बे। कल भी मैंने अपने लास्ट के पॉइंट में आपको एक पैटर्न बताया था कि किस तरह से कंपनी का अराइवल होता है। पहले सूरत, फिर उसके बाद कोरोमंडल के कोस्ट पे, कोरोमंडल के कोस्ट से उड़ीसा के कोस्ट की तरफ, फिर कंपनी जाती है बंगाल की तरफ, फिर वापस आती है फिर से वेस्टर्न कोस्ट की तरफ यानी कि बॉम्बे, और फिर बॉम्बे के इंसिडेंट के बाद से फिर कंपनी का पॉलिटिकल राइज होता है बंगाल में। जो दो इम्पोर्टेंट सबसे बैटल्स हैं, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो इस पैटर्न को याद रखना। Which among the following became the first president of Calcutta Presidency? इसका सही आंसर है चार्ल्स आंगे। इस पूरी डिटेल को आप सभी पढ़िए। इसमें मैंने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बट कई बार इम्पोर्टेंट भी होते हैं और लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हें इग्नोर करने का कोशिश ना करें। ये आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से आपकी मेमोरी में ये चीज रह जाएगा। Consider the following statement about the Farman of the Mughal Emperor Farooq Shah. It allowed the English EIC with trading privileges in Bengal, Gujarat, Hyderabad only. It allowed the company to use
रॉयल मिंट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही? तो सभी स्टेटमेंट जो था वो सही है। सबसे पहला जो फारूक शियार का जो फरमान था, दो फरमान हमें देखने को मिलते हैं। एक औरंगजेब की तरफ से भी फरमान मिला था और एक फारूक शियार की तरफ से भी फरमान मिला था। औरंगजेब का जो फरमान था वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में एप्लीकेबल था, लेकिन जो फारूक शियार का जो फरमान होता है वो बंगाल के साथ साथ गुजरात और हैदराबाद में भी एप्लीकेबल था, और इसलिए इसे कहा जाता है कि इसने कंपनी को और भी ज्यादा प्रिविलेजेस दिए और मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार, रेंट 38 विलेजेस अराउंड द कलकत्ता एंड टू यूज द रॉयल मिंट के सभी प्रिविलेजेस मिलते हैं, और यही आगे चलकर बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। Which of the following was were the immediate reason for conflict between Sirajuddaula and English EIC? Rampant misuse of trade privileges, asylum to Krishna Vallabh, new fortification of Calcutta। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 जो है वो सही है। रैम्पेंट यूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस, ये कोई इमीडिएट रीजन नहीं था, बल्कि ये एक कंटिन्यूटी से आता। इवन जब शाह शुजा के टाइम पे भी, औरंगजेब से भी पहले, जब कंपनी ने सबसे पहले 1651 में जब शाह शुजा ने उन्हें प्रिविलेजेस दिया था कि आप ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी ड्यूटी दिए हुए एक एनुअल पेमेंट में, उस टाइम से ही कंपनी के जो प्राइवेट सर्वेंट्स थे वो ट्रेड प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल करते थे, और अंत में ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बंगाल का जो प्रोविंस था वो सबसे रिचेस्ट था, और वहां से जो रिसोर्सेस आते थे, जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता था, उसका कुछ हिस्सा एम्परर को भी देना पड़ता। तो नवाबशिप इसके ऊपर भी डिपेंड था कि आप टाइमली दिए गए रेवेन्यू को कलेक्ट करके सबमिट कर पाते हैं नहीं, और इस कारण से कंपनी के इस प्रिविलेजेस को मिसयूज करने के कारण से प्राइवेट सर्वेंट्स के द्वारा रेवेन्यू के कलेक्शन में डिक्लाइन होता था। इसलिए ये परपेचुअल बना हुआ, लगभग लगभग बंगाल के हर एक नवाब ने इसे ये के लिए एक प्रॉब्लम बना। पर यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया था कि सिराजुद्दौला के इमीडिएट रीजन क्या। तो इमीडिएट रीजन में कृष्ण बल्लभ, जो कि सिराजुद्दौला के रिसोर्सेस को, उनके ट्रेजरी को लेकर चोरी करके भाग जाते हैं, और कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन जो उन्होंने रिपीटेडली मना किया था कि आप नहीं करेंगे, कलकत्ता में जो फोर्ट बनाया गया उसको भी कंपनी ने किया था, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी चल रहा था मीर जाफर, राय राय दुर्लभ और कंपनी के बीच, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच, कि कैसे सिराजुद्दौला को नवाब की पोजीशन से हटाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, आप इसे जरूर पढ़ें। With reference to the history of India in Bengal, the term Dadan during the 18th century refers to revenue assignment coins, a standard of late advance payment। तो इसका सही आंसर है डी, एडवांस पेमेंट। ददन एडवांस पेमेंट के लिए था, और जो एडवांस पेमेंट करते थे उन्हें ददनी मर्चेंट कहा जाता था। एक्चुअली में ये इकोनॉमिक हिस्ट्री के साथ में रिलेटेड है, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक फॉरेन एंटिटी और एक फॉरेन पावर की तरह बंगाल में आते हैं, तो जब भी रॉ सप्लाई जो कलेक्ट करना होता था, या जितनी भी रॉ सप्लाई जैसे कॉटन या सिल्क का होगा, तो उसके लिए बीच में मीडिएटर्स का जरूरत पड़ता था, मिडिलमैन का जरूरत पड़ता था। कंपनी अपना कुछ डिमांड देगी कि हमें इतने कॉटन टेक्सटाइल्स का जरूरत है, हमें इतना रॉ सिल्क चाहिए। फिर जो ये मिडिल मैन होते थे, ददनी मर्चेंट होते थे, ये लोन प्रोवाइड करते थे जो ओरिजिनल जो पीजेंट्स होते थे, जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स होते थे, उन्हें ये लोन प्रोवाइड करते थे, और उन्हें बोलते थे कि आप हमें इतना अमाउंट, एक्स अमाउंट हमें देंगे ताकि हम आगे पूरे के पूरे सप्लाई चेन को मेंटेन करके रख सकें। तो इस पूरे फंक्शन के लिए कई बार जो पीजेंट्स होते थे वो एडवांस पेमेंट लेते थे, तो उसे ददन कहा जाता था, और जो एडवांस पेमेंट देते थे उन्हें ददनी मर्चेंट्स भी कहा जाता था। तो ये सभी वर्ड्स को जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है।
Consider the following statement regarding the Battle of Plassey. After the battle, Mir Qasim was made the new Nawab. Company received the zamindari of 24 Pargana. Import of bullion from England was stopped. इनमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट सही है? तो बैटल के बाद मीर कासिम नहीं बल्कि मीर जाफर नवाब बनते हैं। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। कंपनी को 24 परगना का जमींदारी मिलता है, सही है। इंपोर्ट ऑफ बुलियन फ्रॉम इंग्लैंड वाज, और यही था सबसे बड़ा बैटल ऑफ प्लासी के बाद में कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ, कि इस बंगाल के सूबे को जीतने के बाद, बंगाल में अपना इनडायरेक्ट रूल स्टैब्लिश करने के बाद और यहाँ के पूरे रेवेन्यू रिसोर्सेस को एक्वायर करने के बाद कंपनी इतना ज्यादा रिच हो जाती है कि अब उन्हें इंग्लैंड से बुलियन यानी कि व्यापार करने के लिए, व्यापार के लेन देन के लिए उन्हें सोना और चांदी इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं था। अब वो बंगाल के रेवेन्यू से ही बाकी इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे साउथ हो या वेस्ट हो, कर्नाटिक के वॉर्स थे, मराठा वॉर थे, फिर उसके बाद मैसूर के साथ जो वॉर, इस इन सभी वॉर्स के लिए जितना भी फंडिंग का जरूरत, आर्मी के रख रखाव के लिए, वेपन्स के परचेज के लिए, सोल्जर्स को फीड करने के लिए जितना भी रिसोर्सेस का जरूरत था, वो सभी का सभी बंगाल से मिल रहा था। और ये था इम्पोर्टेंस बंगाल का इंडियन हिस्ट्री में, इस पूरे के पूरे इंग्लिश ईआईसी के इस्टेब्लिशमेंट में। इसलिए उन्होंने इस प्रेसिडेंसी को आगे चलकर अपनी कैपिटल के तरह भी डेवलप किया। भले ही मद्रास प्रेसिडेंसी सबसे पहले उभर के आता है, लेकिन रेवेन्यू का जो सिग्निफिकेंस था कलकत्ता का, वो इतना इम्पोर्टेंट था कि इसने पूरे के पूरे लगभग इंडिया को जीतने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। मीर कासिम नहीं बल्कि मीर जाफर को नया नवाब बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीर जाफर कोल्यूडेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर टू कंट्रोल द इंग्लिश? ये हमने कल पढ़ा था, तो इसका सही आंसर है डच। डच के साथ गठजोड़ बनाने का कोशिश किया ताकि वो कंपनी के जो इंसेसेंट डिमांड थे रेवेन्यू को लेकर, मनी को लेकर और टेरिटरी को लेकर, मीर जाफर उससे परेशान हो चुके थे, बट फाइनली डच को भी ब्रिटिश ने हरा दिया था। Which of the following Nawab of Bengal ended the preferential treatment given to English EIC available through दस्तक? शाह शुजा, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर है मीर कासिम। मैंने बताया भी था, तो मीर कासिम एक वन ऑफ द अलीवर्दी खान के बाद में सबसे एबल नवाब के तौर पे उभर के आते हैं। उनका स्टेट्समैनशिप, उनका रेवेन्यू मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा था। जब उन्होंने इस चीज को देखा कि कंपनी दस्तक का यूज करके सिर्फ अपने लिए ट्रेडिंग प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करके रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्वायर कर रही है, और इससे बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को प्रॉब्लम पहुंच रहा था, और वहां के जो मिडिल क्लास जो मर्चेंट थे उनके लिए भी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि जो ब्रिटिश के साथ में साठ गांठ करते थे कंपनी उन्हें हेल्प कर देती थी, और जो बंगाल नवाब के साथ में फेवर करते थे, जो अपने राजा को फेवर करते थे, उनके अगेंस्ट में उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह से मीर कासिम ने एक प्रोविजन दिया कि अब किसी को भी ड्यूटी देने का कोई जरूरत नहीं है, सबके लिए टोल का एग्जेम्पशन, चाहे आप ब्रिटिशर्स हो चाहे आप इंडियन हो, हर किसी को पूरे के पूरे बंगाल के सूबे में किसी भी प्रकार का टोल टैक्स देने का जरूरत नहीं है। आप इक्वली लाइए और अपना व्यापार कीजिए। अब इस तरह से कंपनी का जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो फरमान के तहत मिला था, फारूकशियार के फरमान के तहत, और प्लासी के बाद में फिर से उसे मिला जो रिन्यू किया गया, तो ये तो नल एंड वॉइड हो चुका था। तो इस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में कंपनी ने आवाज उठाया। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। हु लेड द इंग्लिश ईएनसी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेक्टर मुंडो। सभी को याद रखना है डेट कहाँ पे हुआ। ऐसे तो ब्रिटिश इतिहास में, इस ब्रिटिश हिस्ट्री राइटिंग में इस बैटल को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाया जाता है,
पर एक्चुअली में जब हम सही तरीके से पढ़ते हैं तो ये एक छोटा सा क्लैश बराबर था। भले ही इसमें मीर कासिम का पॉलिटिकल करियर एंड हो जाता है, लेकिन कंपनी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो शाह आलम और शुजा उद दौला की कंबाइंड आर्मी को फेस कर सके, और इसलिए बैकडोर से रॉबर्ट क्लाइव ने एक नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया शाह आलम के साथ में, और फिर फाइनली होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। Consider the following statement about the Treaty of Allahabad. The English EIC got the Diwani and the Nizamat right of Bengal. Nawab of Awadh was made to disband his army and live under company's protection. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कंपनी को दीवानी और निजामत राइट मिलता है। दीवानी का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन राइट और निजामत का मतलब पुलिसिंग राइट, जुडिशियल राइट कंपनी को मिल जाता है। नवाब ऑफ अवध वॉज मेड टू डिसबैंड हिज आर्मी, नहीं, शाह शुजा को अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ा था और वो कंपनी के प्रोटेक्शन में रह रहे थे इलाहाबाद में, और उन्हें एक पेंशन भी, एक अमाउंट भी दिया जाता था। अवध को कुछ भी नहीं किया गया था। अवध के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो वॉर के जो इंडेमनिटी थे, यानी कि युद्ध के जितने भी खर्चे हुए थे, कुछ से उन्हें भरना था, और अवध को एज अ बफर स्टेट के तौर पे रखा गया कि अभी हम इस टेरिटरी को एक्वायर नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बंगाल को कंट्रोल करके और साउथ की तरफ जो उनके जो एक्सपेंशन जो चल रहे थे, खास करके कर्नाटिक फ्रेंच को कंट्रोल करना, और फिर आगे चलकर टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान को जो कंट्रोल करना था, कंपनी यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रही थी। इसलिए सारे फ्रंट्स में वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहती थी, इसलिए अवध को उन्होंने एज अ बफर स्टेट के तौर पे रखा। आगे चलकर फिर इसे एक्वायर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए होंगे। बाकी सारे भी जो प्रोविजंस हैं उसको जरूर याद रखिएगा। The English EIC after the Battle of Buxar was allowed duty-free trade in Bengal except for a duty of 2% on salt, pepper, cotton and silk। ये important है। केवल हर आइटम पे उन्हें ड्यूटी का एग्जेम्पशन था एक्सेप्ट सॉल्ट। सॉल्ट पे उन्हें एक 2% का ड्यूटी देना पड़ता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कौन सा है। With reference to the history of India, the title of Jagat Seth was bestowed to the family of Fateh Chand and his successor by which of the following Mughal emperor? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। सबसे पहले आप सभी ये जानिए कि जो जगत सेठ का जो ये टाइटल था, ये किसी फैमिली का नाम नहीं था, बल्कि एक सेरेमोनियल टाइटल के तौर पे दिया गया। होता क्या है कि जब अलीवर्दी खान जब बंगाल के नवाब बनते हैं, तो अपने अंपायर के अपने सूबे के जो रेवेन्यू रिसोर्सेस को मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने इस बैंकिंग फैमिली का इस्तेमाल किया। सबसे पहले जो मानिक चंद होते हैं वो राजस्थान से माइग्रेट कर कर पटना में आते हैं, और फिर उसके बाद में उनके बेटे जो होते हैं फतेह चंद और उमी चंद होते हैं, और बाकी के जो सक्सेसर होते हैं उन्हें जगत सेठ की उपाधि से जाना जाता है। जब अलीवर्दी खान नवाब थे या मुर्शीद कुली खान के टाइम से ही बंगाल का सूबा जो था वो ऑटोनोमस था। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में वो ऑटोनोमस है, उन्हें बार बार एम्परर से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। सिर्फ मुगल एम्परर के सुवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें एक रेवेन्यू का हिस्सा भेजना, ये उस ऑटोनोमस प्रोविजन का पार्ट था। अब जो ये बंगाल से लेकर दिल्ली तक जो ये ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू होता था, यानी कि जो इस जर्नी को जो ले जाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो अहमद शाह अलीवर्दी खान के टाइम से ही मानिक चंद को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे के पूरे मेरे सूबे के फाइनेंसेस को मेंटेन करने के लिए, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप इस पर्टिकुलर रेवेन्यू को ले जाके मुगल एम्परर को देकर आए। तो ये जो सर्विस जो वो प्रोवाइड करते थे
और कभी भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई लैग नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे पहले जो सेठ का जो उपाधि था, याद रखिएगा, जगत सेठ। सबसे पहले सेठ का उपाधि आता है, फिर उसके बाद में जगत सेठ का उपाधि। तो सेठ का जो उपाधि था वो मानिक चंद को फारूक शियार ने दिया था, और आगे चलकर शाह मोहम्मद शाह ने फतेह चंद, जो कि मानिक चंद के बेटे अडॉप्टेड सन होते हैं, और उनके बाद उनके जितने भी सक्सेसर थे उनको जगत सेठ के का उपाधि दिया, ताकि वो जितने भी बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते थे उसको रिकॉग्नाइज कर। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। डिटेल में था, लेकिन जस्ट अगर आप एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको याद रखना है कि ये किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है जगत सेठ, बल्कि एक सेरेमोनियल टाइटल है, और दो एम्परर इसके साथ में जुड़े हुए हैं। सेठ फारूक शियार के साथ में जुड़ा हुआ है, और जगत सेठ जो है वो मोहम्मद शाह के साथ में जुड़ा हुआ है। इतना ही फैक्ट आप सभी के लिए काफी। तो ये था आज का लेक्चर।